जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सब देखेंगे ये खान सर के द्वारा जो बिहार प्रैक्टिस सेट का बुक निकाला गया है, उसी का आज देखेंगे। ये सेट नंबर 8 रहेगा, ठीक ना। बिहार सिपाही भर्ती के लिए ये खान सर का बुक आया है प्रैक्टिस सेट, और इसका देखेंगे ये सेट नंबर 8 देखेंगे। और इस बुक में टोटल 20 प्रश्न पत्र है और 20 प्रैक्टिस सेट है, ठीक ना। तो चलिए आज 8 नंबर को देखेंगे। और इससे पहले 7 टेस्ट करवा दिया गया है इस यूट्यूब चैनल पे, तो अगर आपने अभी तक उसे नहीं देखा है तो जाके देख लीजिए दोस्तों। आइए, प्लेलिस्ट बना दिया गया है, ठीक ना। और अगर आप इसी तरह के डेली वीडियो देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो। और इसका पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन कीजिए। और ये वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिएगा, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर कीजिएगा। आइए, पहला प्रश्न क्या कह रहा है। इससे पहले का 7 टेस्ट अपलोड कर दिया गया है, ठीक ना। चलिए, पहला क्या कह रहा है कि सर्वप्रथम यूरोपीय व्यापारी जो हिंद चीन आए थे, ये कौन थे। सर्वप्रथम यूरोपियन व्यापारी जो हिंद चीन से आए थे, ये कौन थे। तो ये लोग पुर्तगाली थे। पुर्तगाली भारत में सबसे पहले आए थे और सबसे बाद में गए थे। देखिए, पुर्तगाली ऐसे यूरोपियन व्यापारी थे जो सबसे पहले हिंद चीन आए थे। पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा ने 1498 ईस्वी में भारत के समुद्री मार्ग की खोज की थी। इसका जो व्याख्या है दोस्तों, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, तो इसलिए व्याख्या को भी देखते चलिएगा। चलिए, 2 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है कि भारत माता पुस्तक जो है, ये कविता के रचनाकार कौन है। भारत माता, इस कविता के रचनाकार कौन है। तो इसका सुमित्रा नंदन पंत हो जाएगा। सही आंसर बी ऑप्शन सही है। सुमित्रा नंदन पंत भारत माता कविता के रचनाकार हैं। इनकी प्रमुख रचनाएं गुंजन, सितंबरा, युगांत, स्वर्णधूलि आदि है। तीसरा प्रश्न है कि जलालगढ़ किला बिहार के किस जिले में स्थित है। जो जलालगढ़ किला है, तो जलालगढ़ है, ये पूर्णिया में हो जाएगा। पूर्णिया, जहाँ से सांसद अभी पप्पू यादव है। जलालगढ़ किला मुगल काल के दौरान एक सैनिक छावनी थी। जलालगढ़ किला बिहार राज्य के पूर्णिया जिले में स्थित है, यानी कि सी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। चलिए, चौथा नंबर प्रश्न देखते हैं कि प्रसिद्ध गीत। और इसके जितने भी प्रश्न हैं दोस्तों, ये सारे प्रश्न महत्वपूर्ण है, और सारे इसका व्याख्या जितना भी है, व्याख्या भी सब बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक ना। जैसे देखिए, अगर आप लोग नहीं जानते हैं कि जन गण मन के रचयिता कौन है, लेखक कौन है, तो रविन्द्रनाथ टैगोर हो जाएगा। भारत का राष्ट्रीय गीत क्या है, तो वंदे मातरम। और इसका लेखक कौन है, तो देखिए नीचे दिया गया है कि बंकिम चंद्र चटर्जी। तो इसलिए इसका व्याख्या भी महत्वपूर्ण हो जाता है, तो व्याख्या को भी देखिएगा, ठीक ना। तो आइए देखते हैं, प्रसिद्ध गीत सारे जहां से अच्छा की रचना किसने की थी। तो इसका मोहम्मद इकबाल जो है सही आंसर हो जाएगा। सारे जहां से अच्छा की रचनाकार मोहम्मद इकबाल है। इसका व्याख्या देखते हैं कि सारे जहां से अच्छा गीत की रचना जो है उर्दू में मोहम्मद इकबाल ने किया था। भारत का राष्ट्रगान क्या है, तो जन गण मन है राष्ट्रगान। जन गण मन, राष्ट्रगीत पूछेगा तो वंदे मातरम। तो राष्ट्रगान का रचयिता कौन है, तो रविन्द्रनाथ टैगोर है। और राष्ट्रगान का रचयिता जो कि जन गण मन है, उसका रविन्द्रनाथ टैगोर हो जाएंगे। और भारत के राष्ट्रीय गीत का तो वंदे मातरम है, और जिसके रचयिता बंकिम चंद्र चटर्जी है। और ये किस पुस्तक से लिया गया था वंदे मातरम, तो आनंदमठ पुस्तक से लिया गया है। और ये रविन्द्रनाथ टैगोर जो है दोस्तों, ये बांग्लादेश जो है, उस देश के राष्ट्रीय गान जो है अमार सोनार बांग्ला, उसके भी लेखक रविन्द्रनाथ टैगोर हैं। चलिए, भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था। भारत का जो अंतिम मुगल शासक था, तो ये हो जाएगा बहादुर शाह जफर द्वितीय जो था, ये भारत का अंतिम मुगल शासक था। भारत का अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह जफर सेकंड था, द्वितीय था, जिसने 1857 में भारतीय सिपाहियों का नेतृत्व किया था। 1857 की क्रांति कहाँ हुआ था, तो मेरठ में हुआ था ये। इसके मंगल पांडे जो थे प्रमुख, ये मतलब इस विद्रोह के प्रमुख नेता कौन थे, तो मंगल पांडे थे। ये 34वीं बटालियन से थे, ये दरोगा में प्रश्न आया था। 34वीं बटालियन के सदस्य थे मंगल पांडे। 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेजों ने जफर को बर्मा, जिसे म्यांमार बोला जाता है, बहादुर शाह जफर को म्यांमार भेज दिया था, जहाँ की उनकी मृत्यु हो गया था। बहादुर शाह जफर द्वितीय को निर्वासन की सजा सुनाने वाला जज का नाम क्या था, तो मेजर हैरिस था। हैरियत। हिंदू महासभा के संस्थापक कौन थे। सारे प्रश्न महत्वपूर्ण हैं। हिंदू महासभा के संस्थापक, तो इसका पंडित मदन मोहन मालवीय जो है सही आंसर हो जाएगा, हिंदू महासभा के संस्थापक। व्याख्या देखते हैं, सन 1915 ईस्वी में पंडित मदन मोहन मालवीय ने हिंदू महासभा का गठन किया था। तो देख रहे होंगे कि एकदम बिहार पुलिस के तर्ज पे ही मतलब इसे
संगठित किया गया है। इस प्रश्नों को यहाँ पे प्रस्तुत किया गया है। तो सारे प्रश्न को देखिए और इससे पहले का ये 7 टेस्ट जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, यानी कि बिहार पुलिस का जो 2024 में एग्जाम हुआ था ना, तो जितने भी प्रश्न हैं 2024 में एग्जाम में आए हुए प्रश्न, उन सारे प्रश्नों के ये 7 टेस्ट में कवर कर दिया गया है। तो अगर आपने अभी तक उसे नहीं देखा है तो जाके देखिए, प्लेलिस्ट बना दिया गया है। और चैनल, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। गांधी जी ने अहमदाबाद से दांडी की यात्रा किस लिए की थी? गांधी जी के द्वारा अहमदाबाद से दांडी यात्रा किस लिए किया था? तो ये नमक कानून को तोड़ने के लिए, यानी कि बी ऑप्शन जो है ये सही आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन। इसका व्याख्या देखते हैं दोस्तों। महात्मा गांधी की 11 सूत्री मांगों का अंग्रेज सरकार द्वारा अनदेखी करने पर गांधी जी ने 12 मार्च 1930 को अहमदाबाद के साबरमती आश्रम से, मतलब ये जो यात्रा है, स्टार्ट किए थे। और 6 अप्रैल, यहाँ पे 5 अप्रैल दिया गया है, 6 अप्रैल 1930 को दांडी नामक स्थान तक दांडी यात्रा निकाले थे, यानी कि व्याख्या भी सही है दोस्तों। तुम मुझे खून दो मैं तुझे आजादी दूंगा, ये नारा किसने दिया था? देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण नारा है, तुम मुझे खून दो और मैं तुझे आजादी दूंगा। तो ये सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिया गया था, यानी कि सी ऑप्शन सही हो जाएगा। और जय हिंद का नारा किसने दिया था दोस्तों? जय हिंद। तो जय हिंद का नारा भी पूछेगा तो सुभाष चंद्र बोस हो जाएगा सही आंसर। ये सब बिहार पुलिस में आया हुआ प्रश्न है। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? तो दिल्ली चलो का नारा दिया गया था, दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस के द्वारा ही दिया गया था। और महात्मा गांधी को बापू किसने किया था, किसने कहा था? तो बापू भी सर्वप्रथम महात्मा गांधी को सुभाष चंद्र बोस ने ही कहा था। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसके द्वारा दिया गया है? तो इनकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह के द्वारा दिया गया है। और महात्मा गांधी ने कौन सा नारा दिया था? तो करो या मरो, इनके द्वारा भी बहुत सारा दिया गया है, जैसे करो या मरो। ये ये 1942 में जो भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था, उसमें महात्मा गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था। ये बीपीएससी में प्रश्न आया था कि महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा कब और किस आंदोलन में दिया था? तो 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में दिया था। आगे बढ़ते हैं। मंगल पांडे, ये 1857 ईस्वी के महान क्रांतिकारी थे दोस्तों, जो कि 34वीं बटालियन के सदस्य थे। चलिए देखते हैं इसका व्याख्या कि सन 1940 में आगरा के चुंगी मैदान में नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा का नारा दिया था। इस नारे ने भारत की आजादी में अहम भूमिका निभाई थी। मीराबाई किस काल की कवित्री है? मीराबाई जो है ये किस काल की कवित्री है? तो भक्ति काल की है। मीराबाई भक्ति काल की कवित्री थी। ग्रहों की गति का संरचना संचालन होता है। तो ग्रहों की गति का संचालन जो है केपलर के नियम के द्वारा होता है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। केपलर के नियम के द्वारा ग्रहों की गति का संचालन होता है। 1907 में 1907 में जमशेद जी टाटा के द्वारा टिस्को की स्थापना कहाँ की गई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा साक्षी, बिहार में किया गया था। 1907 में साक्षी बिहार में किया गया था। आगे बढ़ते हैं साथियों। बिहार के जमशेदपुर में टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड की स्थापना 1907 ईस्वी में जमशेदजी टाटा के द्वारा किया गया था, जो कि अभी झारखंड में पड़ता है। नाइट्रोजन गैस वायुमंडल में कितने प्रतिशत में उपस्थित है? नाइट्रोजन गैस जो है वायुमंडल में कितने प्रतिशत में उपस्थित है? तो इसका 78% हो जाएगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। पृथ्वी के चारों ओर सैकड़ों किलोमीटर की मोटाई के गैसीय आवरण को वायुमंडल कहते हैं। यह विभिन्न गैसों का मिश्रण है। इसमें 78% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन और 1% अन्य गैस रहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा फसल है जो रबी का फसल नहीं है? रबी फसल किसे कहते हैं? तो जो ठंड के समय में मतलब लगाया जाता है उसे रबी फसल कहते हैं। तो आइए, कौन सा रबी फसल नहीं है ये पूछ रहा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सरसों जो है रबी फसल नहीं। चना हो जाएगा, ज्वार, गेहूं, जो सरसों भी है दोस्तों, ठीक ना, सरसों है। यहाँ पे ज्वार इसका सही आंसर हो जाएगा। वही सोच रहे हैं कि ज्वार, गेहूं है रबी फसल, सरसों है, चना है, लेकिन ये ज्वार जो है ये रबी फसल नहीं है। देखिए बाजरा, ज्वार, तिल, ग्वार, मक्का आदि खरीफ फसल है। गेहूं, चना, सरसों आदि रबी फसल है। व्याख्या। भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? सबसे लंबा बांध भारत का, तो हीराकुंड बांध जो है ये भारत का सबसे लंबा बांध है, जो कि उड़ीसा में पड़ता है।
भारत के उड़ीसा राज्य के महानदी पर स्थित हीराकुंड बांध बना हुआ है। यह भारत का सबसे लंबा बांध है। भारत का सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध है। यह भारत के उत्तराखंड राज्य के टिहरी के पास स्थित है। कौन सा? तो भारत का जो सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध है, ये भारत के उत्तराखंड राज्य के टिहरी के पास स्थित है। चलिए 15 नंबर प्रश्न देखते हैं। सारे प्रश्न महत्वपूर्ण हैं, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। 15 नंबर प्रश्न क्या कह रहा, तो देखते हैं। भारत में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं, तो ये असम में पाए जाते हैं। भारत में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन असम राज्य में स्थित है। असम की पहाड़ियों की पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढाल और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पाए जाते हैं। भारत के उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन जो है ये असम राज्य में स्थित है। असम की पहाड़ियों की पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढाल और अंडमान निकोबार द्वीप में ये पाए जाते हैं। वृष्टि छाया क्या है? तो वृष्टि छाया एक ऐसा क्षेत्र जो अपेक्षाकृत रूप से धरातली अवरोध के प्रभाव से कम वर्षा क्षेत्र है, यानी कि ये ऑप्शन जो है 16 का सही हो जाएगा। एक ऐसा क्षेत्र जो अपेक्षाकृत रूप से धरातल अवरोध के प्रभाव से कम वर्षा क्षेत्र है, उसे वृष्टि छाया क्षेत्र कहते हैं। यहाँ वर्षा की मात्रा बहुत कम होती है और आसपास शुष्क जलवायु होने के कारण यहाँ की जमीन कठोर हो जाती है। भारत की स्थल सीमा की कुल लंबाई कितनी है? तो इसका 15,200 किलोमीटर हो जाएगा। 15,200 किलोमीटर स्थल सीमा की कुल लंबाई है। भारत के स्थल सीमा की कुल लंबाई जो है 15,200 किलोमीटर है। यह सीमा पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश के साथ लगती है। भारत की जलीय सीमा जो है ये 7516 किलोमीटर है। क्वेश्चन ये भी आता है कि मतलब भारत का जलीय सीमा का कितना प्रतिशत भाग मतलब ये है स्थलीय सीमा से मतलब कितना है, तो जलीय का सीधे डबल है। स्थलीय सीमा जो है भारत का जलीय का सीधे डबल है। देख लीजिए यहाँ पे 7516 किलोमीटर है और यहाँ पे 15,200 किलोमीटर है। संघात्मक व्यवस्था का मुख्य लक्षण है, तो संघात्मक व्यवस्था का मुख्य लक्षण हो जाएगा प्रांतीय सरकार सर्वोच्च होती है, यानी कि ये ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। संघात्मक शासन व्यवस्था में प्रांतीय सरकार सर्वोच्च होती है। आगे बढ़ते हैं साथियों। अगला प्रश्न 19 नंबर क्या कह रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पदच्युत किया जा सकता है, यानी कि पद से कैसे हटाया जा सकता है? तो संसद के दोनों सदनों के द्वारा इसे पदच्युत किया जा सकता है। देखिए व्याख्या। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने के लिए संसद के दोनों सदनों से एक प्रस्ताव पारित करते हैं और इसे प्रस्ताव को प्रार्थना कहा जाता है। राजकोषीय नीति का संबंध है, तो राजकोषीय नीति का सही संबंध क्या हो जाएगा? तो सरकारी राजस्व और व्यय से राजकोषीय नीति का संबंध है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। राजकोषीय नीति एक मार्गदर्शक शक्ति है जो सरकार को यह तय करने में मदद करती है कि आर्थिक गतिविधि का समर्थन करने के लिए उसे कितना पैसा चाहिए। यह एक वित्तीय वर्ष में सरकार की प्राप्तियों और उनके व्यय से संबंधित है। तो ये वीडियो कैसा लग रहा है बताइएगा जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। भारत में दल बदल संबंधी मामले पर अंतिम निर्णय लेने का अधिकार किसको है? तो ये सदन के जो अध्यक्ष होते हैं इसे दल बदल नियम के निर्णयों पर अंतिम अधिकार लेने का अध्यक्ष है। जैसे अगर लोकसभा में दल बदल लगाना है कि नहीं, ये लोकसभा अध्यक्ष करेंगे, राज्य में विधानसभा के अध्यक्ष करेंगे, ठीक ना, तो अध्यक्ष निर्णय लेते हैं। भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची में संविधान संशोधन 52 में दल बदल का प्रावधान का उल्लेख है। कृपया ध्यान दें कि भारत में दल बदल पर अंतिम निर्णय लेने का अधिकार जो है ये सदन के अध्यक्ष का है। भारत में नागरिकों के मौलिक अधिकारों का संरक्षण कौन करता है? तो भारत में नागरिकों के मौलिक अधिकारों का संरक्षण ये किया जाता है सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 नागरिकों के मौलिक अधिकारों का संरक्षण करने का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय को देता है। इस अनुच्छेद के आधार पर सर्वोच्च न्यायालय को 5 प्रकार की रिट जारी करने का अधिकार है। पहला है बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरा परमादेश है, तीसरा प्रतिषेध लेख है और चौथा अधिकार परीक्षा है, पांचवा उत्प्रेषण लेख है। भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया किस अनुच्छेद के तहत की जा सकती है? तो महाभियोग का चर्चा 61 में, ठीक ना, और 52 में इनका पद है, राष्ट्रपति का पद 52 में। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 61 के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है। महाभियोग चलाने से पहले राष्ट्रपति को 14 दिन पूर्व सूचना देना अनिवार्य है। अगर
राष्ट्रपति पर महाभियोग लाना चाहते हैं तो उससे 14 दिन पहले राष्ट्रपति को सूचना दे देना चाहिए। राज्यसभा के पास लोकसभा के बराबर अधिकार है किस मामले में? तो संविधान के संशोधन के मामले में राज्यसभा और लोकसभा के पास बराबर मतलब अधिकार है। देखिए व्याख्या क्या कर रहा है। संविधान के अनुच्छेद 368 में संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है जो निम्न 3 विधियों के आधार पर किया गया है: साधारण विधि द्वारा, विशेष बहुमत द्वारा और साधारण प्लस विशेष बहुमत और राज्य का मतलब एक से अधिक राज्यों का सहमति से, राज्य के विधानमंडलों की स्वीकृति से। तो ये व्याख्या भी देख ली आप सब। भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? तो संविधान की आत्मा उद्देशिका को कहते हैं, यानी कि उद्देशिका प्रस्तावना को कहा जाता है, ठीक ना। तो प्रस्तावना को उद्देशिका कहते हैं और इसे 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को उद्देश्य प्रस्ताव को 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। आइए आगे बढ़ते हैं, इसका व्याख्या देखते हैं कि भारतीय संविधान की आत्मा प्रस्तावना को कहा जाता है। उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने रखा था। वर्तमान संविधान ये बताएं भी दोस्तों कि कब रखा था? तो 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को उद्देश्य प्रस्ताव जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में रखा था। वर्तमान संविधान की प्रस्तावना का आधार उद्देश्य प्रस्ताव ही है। और ऐसे पूछेगा कि अनुच्छेद 32 को मतलब भीमराव अम्बेडकर ने किसे संविधान के हृदय और आत्मा कहा है? तो अनुच्छेद 32 हो जाएगा, ठीक ना। संवैधानिक अनुच्छेद 32 को कहा है भीमराव अम्बेडकर ने। भारत के राष्ट्रपति को मौलिक अधिकार के प्रवर्तन के निलंबन का अधिकार प्राप्त है। भारत के राष्ट्रपति को मौलिक अधिकार के प्रवर्तन या निलंबन का अधिकार प्राप्त है किस अनुच्छेद के अंतर्गत? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये देखिए अनुच्छेद 20 हो जाएगा, ठीक ना। अनुच्छेद बी हो जाएगा, यानी कि अनुच्छेद 359 के तहत। ये ऑप्शन सही है। आइए इसका व्याख्या देखते हैं। व्याख्या कर रहा है कि जब देश में आपातकाल लागू हो, यानी कि इमरजेंसी, जो कि जर्मनी के बीमर संविधान से लिया गया है इमरजेंसी, उस समय राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 359 के तहत आदेश जारी करके मौलिक अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है तथा भारतीय संविधान के भाग 3 के अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकार का प्रावधान है। मौलिक अधिकार किस भाग में है? तो भाग 3 में है आर्टिकल, तो 12 से 35 तक है। भारत में पंचायती राज संस्थाओं की स्थापना संवैधानिक निर्देशानुसार हुई है। तो ये नीति निर्देशक सिद्धांतों के तहत हुआ है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। भारतीय संविधान के भाग 4 में नीति निर्देशक तत्वों का प्रावधान है किस भाग में? तो भाग 4 में, जो अनुच्छेद के 36 से 51 तक है। इस अनुच्छेदों में 40 में ये आर्टिकल 40 में ग्राम पंचायत के गठन की बात की गई है। वर्तमान में 73वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है। भारत की संसद में निम्नलिखित शामिल है। तो भारत के संसद में क्या क्या शामिल हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कौन सा? तो लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति जो है भारत के संसद में सम्मिलित है। और विधानमंडल में क्या क्या हो जाएगा? तो विधानमंडल में विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल हो जाएगा। इसका व्याख्या देखते हैं। संविधान, भारतीय संविधान के भाग 5 के अनुच्छेद 79 में संसद का प्रावधान है तथा संसद में राष्ट्रपति, लोकसभा व राज्यसभा को शामिल किया जाता है। संसद हो गया किस आर्टिकल के अंतर्गत? तो 79 में। लोकसभा किस आर्टिकल के अंतर्गत है? तो 80 में। राज्यसभा 81 में। पंचायत की वित्तीय स्थिति की समीक्षा कौन करता है? महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो राज्य का वित्त आयोग जो है ये पंचायत का वित्तीय स्थिति की समीक्षा करता है। 73वें व 74वें संविधान संशोधन द्वारा राज्य वित्त आयोग का गठन किया गया है। इस आयोग द्वारा राज्य सरकार को पंचायतों व नगर पालिकाओं को धन वितरण के संबंध में सिफारिश करने का अधिकार है, सिफारिश करना है। चलिए 30 नंबर बताइएगा कि भारतीय संविधान के आर्टिकल 326 के अनुसार हर राज्य के विधान सभा और विधान परिषद के चुनाव वयस्क मताधिकार के आधार पर होंगे। वयस्क मताधिकार से तात्पर्य है कि प्रत्येक भारतीय नागरिकों की उम्र चुनाव में भाग लेने के लिए कितने वर्ष से कम नहीं होना चाहिए। तो वयस्क मताधिकार का मतलब तात्पर्य है कि प्रत्येक नागरिक को जो कि चुनाव में भाग लेता है उसका उम्र, वोट देने का उम्र कितना से कम नहीं होना चाहिए? तो 18 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए यहाँ पे व्याख्या दिया गया है कि भारतीय संविधान के प्रारंभ में वयस्क मताधिकार की आयु जो था 21 वर्ष था। पहले 21 वर्ष था, लेकिन इसे 61वां संविधान संशोधन के द्वारा 18 वर्ष कर दिया गया था। किनके
कार्यकाल में, तो ये पंडित राजीव गांधी के समय में, ठीक ना। देखिए 21 वर्ष था, इसे संविधान को परंतु संविधान में 61वें संशोधन जो कि 1989 में हुआ था, इसे आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था। अर्थात वयस्क, वर्तमान में वयस्क मताधिकार का जो आयु है ये 18 वर्ष है। और ये किसके समय में हुआ था, तो राजीव गांधी के समय में, ध्यान रखिएगा राजीव गांधी के समय में ये हुआ था। किस संविधान संशोधन में, तो 61वां संविधान संशोधन हुआ था। तो वीडियो कैसा लग रहा है बताइएगा जरूर, और अच्छा लग रहा है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक ना। और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं साथियों। अगला प्रश्न है कि विदेशी निवेश कहलाता है, तो विदेशी निवेश बहुराष्ट्रीय निगमों द्वारा किया गया निवेश जो है ये विदेशी निवेश कहलाता है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। बहुराष्ट्रीय निगमों द्वारा किया गया निवेश विदेशी निवेश कहलाता है, जबकि किसी एक देश की कंपनी के द्वारा दूसरे देश में किया गया निवेश जो है प्रत्यक्ष निवेश कहलाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या बता रहा है कि किस उत्पाद के लिए हॉलमार्क का उपयोग किया जाता है। हॉलमार्क का यूज किसके लिए किया जाता है, तो ये ज्वेलरी के लिए हॉलमार्क का यूज किया जाता है। देखते हैं तो हॉलमार्क का निशान लगा रहता है। आइए देखते हैं आगे। ज्वेलरी के उत्पादन के लिए हॉलमार्क का उपयोग होता है। ज्वेलरी उत्पादन प्लेटिनम, स्वर्ण, रजत आदि से बने होते हैं। हॉलमार्क उनकी गुणवत्ता प्रमाणित करने के लिए लगाई जाती है। ज्वेलरी के वस्तुओं में जो ये हॉलमार्क रहता है ये उसका गुणवत्ता यानी कि शुद्धता बताता है, ठीक ना, उसी के लिए हॉलमार्क लगाया जाता है। उस एजेंसी का नाम देखिए, उस एजेंसी का नाम जिसके मार्फत सरकार बफर स्टॉक के लिए खाद्यान्न खरीदती है वह कौन सा है, तो वह भारतीय खाद्य निगम है, यानी कि ऑप्शन सही हो जाएगा। भारतीय खाद्य निगम एफसीआई एजेंसी मार्फत सरकार बफर स्टॉक के लिए खाद्यान्न खरीदती है। खाद्य निगम अधिनियम 1964 के तहत 1965 में एक संवैधानिक निकाय के रूप में भारतीय खाद्य निगम का गठन हुआ था। आगे बढ़ते हैं कि भारत सरकार की तरफ से करेंसी नोट कौन सी एजेंसी जारी करता है, तो करेंसी नोट भारतीय रिजर्व बैंक जारी करता है। और भारतीय रिजर्व बैंक को बैंकों का बैंक कहा जाता है। भारतीय रिजर्व बैंक भारत सरकार की तरफ से करेंसी नोट जारी करता है। यह एक केंद्रीय बैंक है और इसे बैंकों का बैंक, ये देखिए अभी बोले कि इसे बैंकों का बैंक कहा जाता है। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को हुआ था। 35 नंबर है कि सामाजिक न्याय क्या दर्शाता है, तो सामाजिक न्याय जो है ये बिना किसी सामाजिक भेदभाव के सभी नागरिकों के साथ समान व्यवहार को दर्शाता है। सामाजिक न्याय, सामाजिक न्याय से आशय एक ऐसे न्यायपूर्ण समाज की स्थापना से है जिसमें सामाजिक आर्थिक विषमता न्यूनतम हो, बिना किसी सामाजिक भेदभाव के सभी नागरिकों के साथ समान व्यवहार हो। किस क्षेत्र में कामगार को रोजगार की सुरक्षा मिलती है, तो कामगार को रोजगार की सुरक्षा संगठित क्षेत्र में मिलती है। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। संगठित क्षेत्र वह क्षेत्र होता है जो सरकार के साथ पंजीकृत होता है और उस पर कई अधिनियम लागू होते हैं, जैसे स्कूल, अस्पताल। इस क्षेत्र में कामदार को रोजगार की सुरक्षा मिलती है और उन्हें कुछ निश्चित घंटे के लिए ही कार्य करना होता है। किसी वस्तु का मूल्य निर्धारित होता है, तो वस्तु का मूल्य मांग एवं पूर्ति दोनों के द्वारा वस्तु का मूल्य निर्धारित होता है। देखिए इसका सॉल्यूशन, व्याख्या। मूल्य एक व्यापार की मांग और आपूर्ति घटकों के बीच बातचीत पर निर्भर है। मांग और आपूर्ति उपभोक्ताओं और उत्पादकों खरीद और बिक्री में संलग्न होने की इच्छा का प्रतिनिधित्व करती है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं साथियों। यहाँ पे खाली स्थान दिया गया है तो राजकोषीय नीति यहाँ पे भरा जाएगा, ठीक ना। राजकोषीय नीति आर्थिक स्थितियों को प्रभावित करने के लिए सरकारी व्यय और कर नीति का उपयोग है। तो डी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। 39 नंबर है कि आर्थिक विकास में शामिल है, तो आर्थिक विकास में कौन शामिल हो जाएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा केवल प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि जो है आर्थिक विकास में शामिल हो जाएगा। निम्न में से कौन सा गैर पारंपरिक ऊर्जा का स्रोत है, तो गैर पारंपरिक ऊर्जा का स्रोत हो जाएगा इसका वायु। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ग्रामीण महिलाओं के बीच बचत को बढ़ावा देने का निम्न में से कौन सी योजना का उद्देश्य है, तो इसमें महिला समृद्धि योजना का उद्देश्य है महिलाओं के बीच बचत को बढ़ावा देना। सीआरपीएफ का निम्नलिखित में से वह कौन सा विशेष विंग है जो दंगों जैसी स्थितियों से निपटने के लिए बनाया गया है, तो ये रैपिड एक्शन फोर्स।
रैपिड एक्शन फोर्स हो जाएगा CRPF। निम्नलिखित में से कौन सा लॉन्च वाहन मिशन चंद्रयान 2 में उपयोग किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा GSLV Mk 3 जो है ये लॉन्च मिशन वाहन चंद्रयान 2 में उपयोग किया गया है। 44 नंबर देखते हैं प्रश्न। निम्नलिखित में से किस तारीख को अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस 21 सितंबर को मनाते हैं। देखिए 15 सितंबर को क्या मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस। 21 सितंबर को क्या मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस। 2 सितंबर को विश्व नारियल दिवस। 28 सितंबर को विश्व रेबीज दिवस। 9 जनवरी को क्या मनाते हैं दोस्तों? तो अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस। ठीक ना, राष्ट्रीय प्रवासी दिवस 9 जनवरी राष्ट्रीय प्रवासी दिवस। ग्रैमी अवार्ड निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के योगदान के लिए प्रदान किया जाता है? तो ग्रैमी जो है ये संगीत में योगदान के लिए प्रदान किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी सेना जो भारत सरकार की महत्वपूर्ण एजेंसियों में से है? 1982 में वार्षिक कैलाश मानसरोवर यात्रा के सफल संचालन में शामिल होती है। तो भारत तिब्बत सीमा पुलिस जो है ये कौन सी सेना है जो भारत सरकार की महत्वपूर्ण एजेंसियों में से है और 1982 से वार्षिक मतलब हर साल कैलाश मानसरोवर यात्रा में सफल संचालन के लिए शामिल होता है? तो ITBP जो है ये शामिल होता है। निम्नलिखित में से किस देश ने दुनिया का प्रथम तैरता हुआ परमाणु संयंत्र बनाया है? तो ये बनाया गया है रूस के द्वारा और रूस क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश है दोस्तों। नियॉन लैम्प का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? तो ये जॉर्डस क्लाउड के द्वारा किया गया था। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए वैज्ञानिक आविष्कार दिया गया है जॉर्डस क्लाउड के द्वारा नियॉन लैम्प का आविष्कार किया गया है। सैमुअल कोल्ट के द्वारा रिवॉल्वर का, मार्टिन कूपर के द्वारा मोबाइल फोन का, विलियम फुलेन के द्वारा प्रथम कृत्रिम प्रशीतन प्रणाली का। यानी कि सारे प्रश्न देख लिए। चलिए 49 नंबर देखते हैं साथियों। 49 नंबर क्या कह रहा कि दांतों की बढ़ती छवि को देखने के लिए दंत चिकित्सक के द्वारा किसका उपयोग किया जाता है? दंत चिकित्सक जो है ये अवतल दर्पण का यूज करते हैं। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। फ्रैंक हीटल के द्वारा निम्न में से किसका आविष्कार किया गया है? तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा जेट इंजन का आविष्कार किया गया है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। फ़ारेनहाइट में जल का क्वथनांक कितना होता है? तो 212 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाएगा। बी ऑप्शन सही है। 52 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है कि किसका प्रयोग हवा के बल और वेग को मापने के लिए किया जाता है? तो इसका 52 का सही आंसर हो जाएगा किसका? तो एनीमोमीटर का हवा का वेग और बल को मापने के लिए किया जाता है। वही इलेक्ट्रोमीटर तो इसका दूध की शुद्धता के लिए किया जाता है। दूध की शुद्धता का माप करने के लिए इलेक्ट्रोमीटर का उपयोग किया जाता है। देखिए यहाँ पे नीचे दिया गया है स्पीडोमीटर के द्वारा चाल को नापते हैं। स्पीड से समझ ही रहे होंगे, ऐसे याद कर लीजिएगा कि स्पीड मतलब स्पीडोमीटर के द्वारा चाल मापने में होता है। इलेक्ट्रोमीटर को दूध की घनत्व या शुद्धता, थर्मामीटर से मानव सामग्री का तापमान, एनीमोमीटर से पवन वेग का मापन किया जाता है कि कितना स्पीड में हवा चल रही है। एंटीबायोटिक पेनिसिलिन की खोज किसने किया था? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा पेनिसिलिन का खोज किया गया है। देखिए नीचे भी दिया गया है अलेक्जेंडर के द्वारा एंटीबायोटिक पेनिसिलिन का, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल के द्वारा टेलीफोन का, लुई पास्चर के द्वारा पाश्चुरीकरण प्रक्रिया का, आर्किमिडीज ने पंच पद का आविष्कार किया था। 54 नंबर है कि वेग का सूत्र क्या हो जाएगा? तो वेग का सही सूत्र विस्थापन बटा समय हो जाएगा। वेग का सूत्र है विस्थापन बटा समय। चाल का सूत्र है दूरी बटा समय। दूरी का सूत्र है चाल इंटू समय। समय का सूत्र है दूरी बटा चाल। चलिए सर्वोत्तम गुणवत्ता वाला कोयला जिसमें 80 से 95% तक कार्बन होता है वो कौन सा कोयला है? तो एंथ्रोसाइट है। कार्बन का प्रतिशत दिया गया है पेट में है 25 से, जिसमें जितना अधिक कार्बन प्रतिशत रहेगा ना उतना अच्छा कोयला माना जाता है। तो यहाँ पे देखिए सबका गुण दिया गया है, तो इसलिए एंथ्रासाइट सबसे अच्छा कोयला होता है। फिल इन द ब्लैंक्स को छोड़कर निम्नलिखित सभी संघनन बहुलक है। तो ये पॉलीप्रोपीन को छोड़कर सभी जो है ये बहुलक है। 57 नंबर देखते हैं। मोनोमीटर कैप्रोलैक्टम
का किस बहुलक को प्राप्त करने के लिए बहुलीकरण किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा नाइलॉन 6 का। आगे बढ़ते हैं कि CaSO4 इंटू 2H2 का रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा? तो जिप्सम का रासायनिक सूत्र है CaSO4 इंटू 2H2। व्याख्या में दिया गया है एप्सम नमक का MgSO4 है, जिप्सम का CaSO4 इंटू 2H2 है, गंधक यानी कि सल्फर को रासायनिक सूत्र S है, क्वार्टर्स का SiO4 है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प निष्क्रिय गैस नहीं है? तो ये क्लोरीन जो है निष्क्रिय गैस नहीं है। हरित गृह प्रभाव यानी कि हरित गृह प्रभाव किस गैस के अधिक मात्रा में होने से बढ़ता है? तो ये कार्बन डाइऑक्साइड के अधिक मात्रा होने से हरित गृह, देखिए ग्रीन हाउस गैस जिसे कहते हैं, हरित गृह प्रभाव जिसे ग्रीन हाउस गैस के नाम से भी जाना जाता है, जो कि कार्बन डाइऑक्साइड जिसका रासायनिक सूत्र CO2 है, गैस की अधिक मात्रा होने से बढ़ता है। वायुमंडल में कौन सी गैस सबसे ज्यादा होती है? तो वायुमंडल में सबसे ज्यादा नाइट्रोजन है। देखिए गैस है ऑक्सीजन है 20.95%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.06, नाइट्रोजन है 78.08, हाइड्रोजन है 0.01। ये किस में है? तो वायुमंडल में। वायुमंडल के बारे में ये दर्शाया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा अंग प्रयुक्त या क्षतिग्रस्त बिंबाणु को हटाने में सक्षम है? तो ये तिल्ली जो है, ये सही आंसर हो जाएगा। मृत जीवों और जानवरों को खाद्य मिट्टी में परिवर्तन करने वाले सूक्ष्म जीवों को किस नाम से जाना जाता है? तो जो मृत जीव को देखते होंगे कि मतलब मिट्टी उट्टी में डालते हैं, उसे खाद मिट्टी में परिवर्तित कर देता है, तो उस सूक्ष्म जीव का नाम हो जाएगा अपघटन करने वाला, यानी कि डी ऑप्शन जो है ये सही हो जाएगा। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। विषाणु के कारण निम्न में से कौन सी बीमारी होती है? तो विषाणु के कारण ये खसरा होता है, हेपेटाइटिस होता है, ट्रैकोमा, ये सभी जो है विषाणु के कारण होता है। निम्नलिखित में से कौन सा मानव रोग बैक्टीरिया के कारण उत्पन्न होती है? तो बैक्टीरिया से आंत ज्वार जो है बैक्टीरिया से होता है। मनुष्य की आंख का रंग जो है आंख के किसमें स्थित रंग द्रव्य पर निर्भर करता है? तो ये आइरिस पर निर्भर करता है। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। उस वाहिनी का चयन करें जो मूत्राशय से मूत्र को शरीर से बाहर ले जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा यूरेथ्रा, यानी कि ये ऑप्शन जो है सही निकल जाएगा। ये ऑप्शन सही निकल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों, और वीडियो कैसा लग रहा है बताइएगा जरूर। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा साथियों। आपसे रिक्वेस्ट रहेगा कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि कोई भी इन्फॉर्मेशन आप तक पहले पहुँचे। यूनिवर्सल टीकाकरण कार्यक्रम के रूप में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने फिल इन द ब्लैंक्स के विरुद्ध दोहरे संरक्षण के लिए एकल टीके का शुभारंभ किया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा खसरा और रूबेला। ये ऑप्शन सही है। मनुष्य में पित्त का उत्पादन किस अंग में होता है? तो पित्त का उत्पादन जो है ये जिगर में होता है। मनुष्य की सबसे बड़ी ग्रंथि लीवर है, जिसे जिगर कहते हैं, जिससे मनुष्य में पित्त का उत्पादन होता है। सी ऑप्शन सही है। उस वेन आरेख का चयन करें जो निम्नलिखित में से, इसके बाद फिर देखिए रीजनिंग मैथ आ जाता है। तो वीडियो को यहीं तक रखते हैं दोस्तों, और वीडियो कैसा लगा बताइएगा जरूर, ठीक ना। और अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक ना। और इस पे ज्ञान बिंदु सर का भी, बिहार पुलिस का जो प्रैक्टिस सेट करवाया जा रहा है उसे भी मतलब सोल्यूशन करवाया गया है, प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। और खान सर का भी ये टेस्ट नंबर 8 है, ठीक ना। तो इससे पहले का 7 टेस्ट नहीं देखें तो उसका प्लेलिस्ट बना दिया गया है, जाके देख लीजिए। उसमें 2024 में जितने भी प्रश्न आए थे उन सारे प्रश्नों को कवर कर दिया गया है। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, आपसे यही एक रिक्वेस्ट रहेगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।